नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ। और आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण उनके लिए है वो लोग जिनका सपना है पुलिस में आने का, और जिनके परिवार में कोई पुलिस में आना चाहता है, जिनके यार दोस्त पुलिस में आना चाहते हैं या उनके रिश्तेदार पुलिस में आना चाहते हैं। तो उनके लिए ये आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं थोड़े दिन पहले, शायद 8-10 दिन हुआ होगा, एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है और लगभग 9,400 वैकेंसी आने की उम्मीद है। जब मैंने वो वीडियो डाला था तो आप लोगों ने बहुत उस वीडियो को देखा और बहुत मुझे फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन किया मुझे। लेकिन लोगों ने उस वीडियो को डालने के बाद लगातार मुझे फ़ोन कर के कि जो है आज तो नहीं आई भर्ती, आज तो नहीं आई भर्ती, आज भी नहीं आई भर्ती। तो मैंने कहा भाई ये तो जो अखबार की बात थी वो मैंने बताई थी। अब कोई भर्ती मैं निकालता तो हूँ नहीं, लेकिन यह है कि जब पेपर में बात आई है तो भर्ती आएगी ज़रूर। तो अब वो समय आ गया है मेरे दोस्तों। आप लोग दिल थाम के बैठिए, और दिल थाम के क्या बैठिए, तैयारी में आप लोग पहले से ही जुटे थे, उस तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी की भर्ती आ चुकी है। शुभ दिन आयो रे, मतलब वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार था आप लोगों को। हमको तो आपसे ज़्यादा इंतजार था, हमको रोज़ सफाई देनी पड़ती थी। तो वो भर्ती आ गई है सब इंस्पेक्टर की। अब आज का जो वीडियो है वो इस बात पर मेरा वीडियो है कि सब इंस्पेक्टर का बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, प्लाटून कमांडर बनने के लिए, अग्निशमन अधिकारी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन फार्म को अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो चलिए बारी बारी बताता हूँ। कल का ही नोटिफिकेशन है, तो एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड तो मुझे याद नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्य बातें मैंने उसकी नोट की हैं वो सब मैं आपसे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा डायरी में भी मैंने लिख रखा है, तो उधर भी बीच बीच में मैं देखता रहूँगा। जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो आई है, सबसे पहले ये कि इसमें कुल कितनी जगहें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लड़के लोग कहते हैं यार 50,000 जगह आ गई, 20,000 जगह आ गई, अरे यार ये तो 300 जगह है, यार ये तो 5 ही जगह है। मेरे दोस्तों, वो 5 जगह हो या 50 हो या 50,000 हो, आपको जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ एक नौकरी की ज़रूरत होती है, एक सेवा की ज़रूरत होती है। और कोई भी भर्ती कम से कम एक आदमी के लिए ज़रूर आती है। तो दूसरा क्यों, आप क्यों नहीं? तो जो सबसे पहली जानकारी है वो ये है कि सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी की टोटल जो भर्तियां आई हैं ये जो है 9,534 लोग इसमें लिए जाएंगे। अगर ऐसे कहा जाए कि क्रमवार किसमें कितने हैं, तो सब इंस्पेक्टर के लिए 9,027 भर्ती हैं, प्लाटून कमांडर के लिए 484 भर्ती हैं, और अग्निशमन अधिकारी के लिए 23 भर्तियां हैं। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का होता है, प्लाटून कमांडर जो है वो पीएससी में होते हैं, और अग्निशमन अधिकारी जो है वो फायर सर्विस में होते हैं। वेतन सबका बराबर ही होता है। तो ये टोटल जो है भर्तियां 9,534 हैं। अब अगली बात आती है कि आदमी कहता है यार तनख्वाह क्या मिलेगी हमको, हम भर्ती हो गए तो हमको तनख्वाह क्या मिलेगी। तो मैं बताता हूँ आपको कि जो इस भर्ती का ग्रेड पे है वो 4,200 रुपये है। 4,200 रुपये ग्रेड पे का मतलब ये कि आपको स्टार्टिंग में मुझे लगता है 35,000 से 40,000 तनख्वाह से आपकी शुरुआत होने वाली है।
आप इस सेवा में आए तो 35-40 हज़ार रुपये, बहुत जोड़ घटाव मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन 35-40 हज़ार एक मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ कि इतनी तनख्वाह आपको शुरुआत में मिलेगी। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें सभी महिला पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है वो केवल सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जो 9027 भर्तियां हैं, इसी में उनको जो है सेलेक्ट होना है। अग्निशमन अधिकारी में जो है महिलाएं नहीं ली जाती हैं, और प्लाटून कमांडर में भी महिलाएं नहीं ली जाती हैं। तो 9027 भर्तियां हैं जिसमें महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई एक ही होगा, उसी में से जो है जिसकी मेरिट सबसे अच्छी रहेगी उसको सिविल पुलिस में लिया जाएगा। उसके बाद वाली मेरिट को जो है प्लाटून कमांडर लिया जाएगा, और उसके बाद वाले मेरिट वाले को अग्निशमन अधिकारी या फायर सर्विस में लिया जाएगा। अब देखिए, एक बात अगले आती है कि इसमें आरक्षण क्या क्या रहेगा। तो आरक्षण के बारे में बताता हूँ कि वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% का आरक्षण है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 27% का आरक्षण है, और जो अनुसूचित जाति है उसको 21% का आरक्षण है, और अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण है। ये तो टोटल भर्ती का जो 50% आरक्षण 60% आरक्षण मैंने आपको बता दिया। अब इसी में क्षैतिज आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण मतलब आरक्षण में ही आरक्षण, मतलब महिलाएं हैं तो उनको उनकी कैटेगरी में आरक्षण मिलेगा। सामान्य महिलाओं को सामान्य भर्ती के उसमें आरक्षण है, ओबीसी को ओबीसी में, और शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट में। तो क्या आरक्षण है? जैसे महिलाएं जो है, सबसे पहले महिलाओं की बात हम करें तो महिलाओं का आरक्षण 20% है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 100 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें से 20 महिलाएं सेलेक्ट की जाएंगी। अब वो 20 महिलाएं उसी क्रम में होंगी, सामान्य में होंगी, आर्थिक रूप से पिछड़े में होंगी, शेड्यूल कास्ट में होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स में होंगी, और ओबीसी में होंगी। तो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी जो रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके परिवार, उनके आश्रितों को 2% का आरक्षण है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% का आरक्षण है। तो ये आरक्षण जो महिलाओं का, भूतपूर्व सैनिकों का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उन लोगों का आरक्षण है, वो जो मुख्य आरक्षण है उसी के अंतर्गत दे है। अब जैसे सोचते हैं कि हम बनेंगे क्या, हम बनेंगे क्या, तो वो आपको जैसा आप नंबर पाएंगे उस हिसाब से आप बनेंगे। अगर आपने हाईएस्ट पाया है तो आप सिविल पुलिस में जाएंगे। उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा कम नंबर मिला है तो आप प्लाटून कमांडर में जाएंगे, और उससे कम नंबर पर अग्निशमन अधिकारी में जाएंगे। मतलब टॉप जो प्रायोरिटी है वो सब इंस्पेक्टर की ही है, और बड़ी फिल्में भी हिट हुई हैं सब इंस्पेक्टर पर, तो प्रायोरिटी पर होना भी चाहिए। तो ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि आवेदन तो आ गया है। कब आया है? कल आया है। आवेदन करने की तिथि क्या है और कैसे आवेदन होगा? तो मेरे दोस्तों, आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा, और इसी के साथ साथ जो है रात 12 बजे तक होगा 30 अप्रैल तक। और जो एक शुल्क निर्धारित किया गया है हमारी सरकार के द्वारा कि क्या शुल्क अप्लाई करना होगा आपको इस परीक्षा में बैठने के लिए, तो वो 400 रुपये है, और वो सभी कैटेगरी के लिए है। वो सामान्य के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, और महिलाओं के लिए भी है। अब रही बात कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो उसमें जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए। अगर तिब्बत का शरणार्थी है, 1962 से पहले आ गया है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो अस्थायी निवास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीकी देशों से, म्यांमार आदि से आ गया है और परमानेंट यहाँ निवास कर रहा है। अब ये तो जो छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बताई। आगे भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि क्या योग्यता होनी चाहिए। अब जैसे एक लोग फ़ोन किए, कहे भैया दरोगा की भर्ती आ गई है,
तो हम फार्म भर दें? हम कहना हाँ बिल्कुल भर दो। तो कहे लेकिन हम इंटर पास हैं खाली। तो हम कहना है भाई इंटर पास पे नहीं होगा, इंटर पास पे नहीं होगा। क्या योग्यता चाहिए ये सुनिए आप। मतलब भाई जो बताता जा रहा हूँ वो सारी योग्यता ही बताता जा रहा हूँ, लेकिन अब शैक्षिक योग्यता की बात है कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता आपके पास चाहिए। तो जो आपका स्नातक होना जरूरी है। सबसे पहले स्नातक या ग्रेजुएशन आपका बहुत ज़रूरी है इस भर्ती को देखने के लिए। और किसी भी विषय से आप स्नातक हों इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। स्नातक हों या राज्य सरकार के द्वारा स्नातक के मानद कोई इकाई के आप स्नातक हों या स्नातक के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। अब जो लोग प्लाटून अग्निशमन अधिकारी में अप्लाई कर रहे हैं, अब ऐसे समझ लें अप्लाई एक ही होगा, लेकिन आपके नंबरों के हिसाब से आपको कैटेगरी दी जाएगी। तो अग्निशमन अधिकारी के लिए आपका विज्ञान से स्नातक होना जरूरी है। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जब सिविल पुलिस में और प्लाटून कमांडर में टॉप प्रायोरिटी है तो हम जो है अग्निशमन में विज्ञान का लेकर क्या फ़ायदा है। किसी कारणवश आपका नंबर जो है सिविल पुलिस में नहीं आ पाया, प्लाटून कमांडर में आपका नंबर नहीं आ पाया, आपका नंबर अग्निशमन अधिकारी पे आया और आप जो है ग्रेजुएट हैं आर्ट साइड से, तब आप कट जाएंगे। तो इसलिए जो है ये योग्यता जान लीजिए, ये योग्यता होनी चाहिए। अब जो है और जान लीजिए, कोई भी जो अपीयर्ड विद्यार्थी हैं, जैसे 1 अप्रैल तक आपके पास 30 अप्रैल तक अगर आप अप्लाई करें, 30 अप्रैल तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। ऐसा नहीं कि आपने परीक्षा दे दी है और फार्म आपने भर दिया तो वो लोग जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो लोग सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ जान लीजिए आप लोग, अपीयर्ड लोग सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आती है जो मुख्य योग्यता के बाद अधिमानी योग्यता। अधिमानी योग्यता का मतलब उसके साथ साथ स्नातक के साथ साथ क्या क्या योग्यताएं भी जरूरी हो जाती हैं या काम करती हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि अधिमानी योग्यता का कोई भी अंक आपको दे नहीं है। इस परीक्षा में जो अंक आप प्रश्न पत्र के माध्यम से पाएंगे बस वही अंक आपके काम आएंगे। तो फिर आप सोचते हैं कि फ़ायदा क्या होगा अधिमानी योग्यता का, क्या क्या अधिमानी योग्यताएं हैं और उसका फ़ायदा क्या। तो मैं बता दूं कि जो है कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट जो है आपके काम की चीज़ हो सकती है। प्रादेशिक सेना में आपका 2 वर्ष की सेवा की हो, वो काम की हो सकती है। और NCC का B सर्टिफिकेट या उससे ऊपर कोई सर्टिफिकेट वो काम का हो सकता है। अब आप सोचते हैं काम क्या करेगा ये, मैं बताता हूँ क्या काम करेगा। किसी विद्यार्थी से आपके अंक एकदम समान आ गए, पता लगा 200 अंक उसके भी हैं, 200 अंक आपके भी हैं और कट ऑफ लिस्ट में सबसे नीचे आप लोग हैं। अब उन दोनों में कौन चुना जाएगा, तब यहाँ पर अधिमानी योग्यता काम करेगी। तो ऐसा कोई अगर सर्टिफिकेट आप पास है तो उसको अवश्य लगाइए। इसके बाद अब अगला सवाल आता है कि इसमें अप्लाई करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है, जो डेट काउंटिंग की रखी गई है वो 1 जुलाई रखी गई, 1 जुलाई 2021 रखी गई है। मतलब ये है कि 1 जुलाई 2021 से को ही आपकी उम्र काउंट होगी। अब कितनी होनी चाहिए, तो उसका नियम उसको जो है नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपकी अवस्था जो है वो 21 साल से कम ना हो, 28 साल से ज़्यादा ना हो। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि 1 जुलाई 1993 के पहले के आप ना हो और 1 जुलाई 2000 के बाद के ना हो। बात समझ रहे हैं ना। तो 1 जुलाई 2000 के बाद के ना। अब जो आरक्षण है, जो आरक्षित श्रेणी है उनको छूट भी मिली है। जैसे जो OBC हैं उनको 5 साल की छूट मिली है, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको 5 साल की छूट मिली, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको छूट नहीं मिली है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल की छूट मिली। 3 साल की छूट ऐसे मिली है कि उन्होंने अगर पता चला 7 साल नौकरी की है, 15 साल सेवा करने के बाद, तो वो 15 साल घटा दिए जाएंगे उनकी उम्र से और 3 साल अलग से।
तो ये छूट है। इसके अलावा अगर आपको कभी बर्खास्त किया गया है सरकारी सेवा से तो आप उसके पात्र नहीं हैं। आपको किसी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया, इसीलिए कहते हैं ना मुकदमे से बचे रहा करिए, है ना। तो अगर किसी मुकदमे में दंडित किया गया है किसी अदालत के द्वारा तो भी आप इसके पात्र नहीं हैं। वैवाहिक स्थिति आती है, तो वैवाहिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो कुंवारा है वो अप्लाई कर सकता है, जिसकी एक पत्नी है केवल वो अप्लाई कर सकता है, और महिला कैंडिडेट अविवाहित है या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी कोई और पत्नी नहीं है तो वो अप्लाई कर सकती है। अब अगर महिला ने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रखी जिसकी पहले से ही पत्नी थी तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी राज्य सरकार अगर परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त पाती है कि नहीं परिस्थितियों के अनुसार दूसरी शादी की गई है तो वो छूट भी दे सकती है। अब रही बात जो है कुछ लोग पूछते हैं कि जो विकलांग हैं उनके लिए कितना आरक्षण है इस भर्ती में, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस की जो भर्ती सब इंस्पेक्टर की, प्लाटून कमांडर की, अग्निशमन अधिकारी की है, इसमें जो विकलांग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं तो आरक्षण की कोई बात ही नहीं रह जाती है। अब देखो अगली बात, आज जो मैं बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ आप कौन कौन फार्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो फिर बताऊंगा आगे की बात। लेकिन आज आप सुनिए, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपके सीने की माप कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं बता दूं आपको कि जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको 8 सेंटीमीटर की छूट है, उनकी लंबाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन कितना है ये चीज़ मांगा नहीं गया है। सीने का जो माप है वो आपका सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप हवा भर के अंदर हवा भर के फुलाएं तो वो 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हवा भरने पर 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए, यानी 82 होना चाहिए। मतलब ये आप सीधा समझ लें कि 5 सेंटीमीटर सीने में फुलाव आपके जरूरी है। जो महिलाएं हैं, जनरल महिलाएं हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 40 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। सीने का माप के बारे में नहीं मांगा गया है महिलाओं का। तो दूसरी चीज़ जो शेड्यूल ट्राइब्स की लड़कियां हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और जो वजन है वो 40 किलोग्राम उनके लिए भी बताया गया है। अब देखो आरक्षण के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, और जब आप फार्म भरने चलें तो जो है जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसके अलावा जो अधिमानी योग्यता वाले हैं, कंप्यूटर वो लेवल, जाति सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर सबमिट करें। और जब जो फ़ोटो आप लगाते हैं, अगर आप किसी सेवा में हैं, जैसे पुलिस में है, होमगार्ड में है, पीएससी में सिपाही हैं या फौज में है, तो फार्म भरते समय एक चीज़ करना है कि अपनी फ़ोटो जो है वो वर्दी में नहीं लगानी है। चश्मा जो है अगर आप लगाए हैं तो वो रंगीन चश्मा नहीं होना चाहिए, आपकी आंख साफ साफ दिखनी चाहिए फ़ोटो में, फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, और जो है टोपी न पहने रहो, मफलर न पहने रहो, है ना, टोपी न पहने हो आप, मफलर न पहने हो आप, और जो चश्मा है वो रंगीन न हो। तो ये मैंने आज आप लोगों को ये वीडियो जो बताया मेरे दोस्तों वो ये कि कौन कौन लोग सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या परीक्षा होती है, फिजिकल कैसे होता है, डॉक्टरी कैसे होती है, और रिटन परीक्षाएं कैसे होती हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों
मैं फिर कहता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कम पढ़ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, तो अब पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ जुट जाइए और निश्चित रूप से आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी और आप निश्चित सफल होंगे अगर मन से लग जाएंगे तो। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप 20 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये भी बहुत मैटर नहीं करेगा। बस ये है कि आप मन से जब लग जाएंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेगा। और परिचय बता दें अपना। अरे भाई, नहीं जान पाए? धर्मराज उपाध्याय, इंस्पेक्टर, जनपद सीतापुर में मैं पोस्ट हूँ। निश्चित रूप से आप लोग को जानकारी देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जो मेरी अपनी लाइबिलिटी है वो भी मैं जब तक निभा नहीं लेता हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। तो मैं धर्मराज उपाध्याय, कवि शायर, इंस्पेक्टर, आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर जहाँ भी सर्च करेंगे हम मिल जाएंगे और इसी तरीके से आप लोगों को बताते रहेंगे। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो मैं बता ही चुका हूँ कि जो है वो होगा परीक्षा कैसे होती है, फिजिकल और रिटन। तो मेरे दोस्तों, अभी विदा लेता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।